नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज 14 टुडे। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश के साथ तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में पेश किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी मौजूदा सीएम नायब सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है। वहीं जेजेपी और इनेलो भी चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रही हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी हरियाणा में उतारे हैं। तो कितना ये पूरा असर रहेगा आम आदमी पार्टी का भी, कितनी दखल अंदाजी रहेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और करनाल की 5 विधानसभा क्षेत्र से यानी कि जिला प्रभारी हैं भारत भूषण जुयाल साहब। उन्होंने न्यूज 14 को ज्वाइन कर लिया, उनसे बातचीत करेंगे। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा में 5 विधानसभाएं हैं और माफ कीजिएगा, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, करनाल में 5 विधानसभा सीटें हैं। तो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो भारत भूषण जी को 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। तो पूरे प्रदेश को लेकर के हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरियाणा में चुनावी माहौल क्या है। स्वागत है आपका भारत भूषण जी। धन्यवाद शोषण जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या कुछ माहौल है हरियाणा में, क्योंकि तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं तमाम दलों की तरफ से। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन काल को देखते हुए जनता के बीच में एक प्रकार से मन बना करके ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से तीसरी बार भाजपा को लाने का जो है इस प्रदेश की जनता काम करेगी, आशीर्वाद देगी। वो इसलिए देखने को मिलता है जहां जहां माननीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, जो हमारा इसमें चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश का, इतना असीम अपार स्नेह उनको मिल रहा है, इस प्रकार से अपनापन का भाव जनता के बीच में मिल रहा है। ऐसा लगता है जनता को जैसे पहली बार कोई उनके पास अपना भाई, अपना बेटा, अपना सगा, अपना संबंधी एक प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक हालचाल जानने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आया है। बड़ी भारी स्वीकार्यता मिल रही है। हमें अपार संभावना है कि हम इस बार बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, अगर हम बात कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष भी सामने है और जेजेपी भी इस बार दूसरी बार मैदान में है, तो आम आदमी पार्टी भी पहली बार हरियाणा में अपने तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है। तो कितना असर देखेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए, आम आदमी पार्टी की मैं नहीं समझता कि हरियाणा में किसी प्रकार की कोई लंबी चर्चा करने का कोई इस प्रकार का विषय बनता है। लेकिन एक राजनीतिक दल है, निश्चित रूप से दिखता है कि दिल्ली में और कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाई है, और शायद लगता है कि वो लोगों को सुनने में उनके मुंह से कि हम बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा है, एक प्रकार से अपनी टिकट पे नहीं लड़ा है। प्रत्याशी उनके थे, लेकिन उनको पता था अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ते, अकेले दम पे लड़ते तो पता लग जाता। कांग्रेस के समर्थन में जाकर के चुनाव लड़ा तो सामने पटकनी खानी पड़ी फिर भी। तो इस प्रकार से उनको अपना लग गया। इसी कारण से तो कांग्रेस के साथ इस प्रकार का गठबंधन नहीं हो पाया। कांग्रेस को भी पता था कि इनके नाम अगर चुनाव लड़ते हैं इनके साथ लगा करके तो किस प्रकार की बातों को जनता के बीच में जाकर के फेस करना पड़ेगा। और कांग्रेस के साथ लग करके या कांग्रेस के साथ अभी गठबंधन करके आम आदमी पार्टी ने एक संदेश तो दे दिया कि जो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था रामलीला ग्राउंड में लंबा धरना देने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसी कांग्रेस के साथ लोकसभा में चुनाव लड़ लिया गठबंधन करके, तो उनकी तो तस्वीर सामने आ गई। जो मन में क्या है और सामने क्या है उस जनता को दिख गया। उसी कांग्रेस की झोली में जाके उसकी गोद में जाकर के बैठ गए। तो जनता ने एक प्रकार से समझ लिया है कि कांग्रेस बोले तो कांग्रेस का छोटा भाई या छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा आकर के कांग्रेस की गोद में आकर के उनके गुण गाने का प्रयास कर रहा है। तो जनता को पता है कि ये इनकी करनी और कथनी में अंतर है। हरियाणा प्रदेश ने साफ कहा था, पिछली बार भी पूछा था भगवंत मान जी से और केजरीवाल जी से भी कि हरियाणा के बारे में जरा बताइए, यमुना सतलुज लिंक नहर का पानी हरियाणा को दोगे कि नहीं दोगे उस नहर का। तो उसका आज तक कोई जवाब नहीं है। हरियाणा पूछेगा और पूछता रहा है, आगे भी पूछेगा। शायद यही वजह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ हरियाणा में, हालांकि सेंटर में है। ये जानते हैं, वो इस विषय को जानते हैं। जी, तो क्या कुछ मुद्दे होंगे जुयाल साहब जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से आप लोगों की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर हरियाणा में काम कर रही है? देखिए राकेश, हमारे पास रोशन जी मुद्दों की तो हमें ऐसी जरूरत ही नहीं है।
जनता के बीच में हम निश्चित रूप से 10 साल के कामों का, 10 साल के विकास की यात्रा जो हमने की है, उसमें नए आयाम जो हमने स्थापित किए हैं। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन देना, भय मुक्त शासन और प्रशासन देना, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तो स्वाभिमान के साथ कहती है कि हमने वो भ्रष्टाचार भी समाप्त किया जो राजीव गांधी कहते थे कि 100 पैसे केंद्र से भेजता हूं, धरातल पर 15 पैसे जाते हैं, 85 पैसे जो है रिश्वतखोरी के नाम पे, अफसरशाही के नाम पे भेंट चढ़ जाते हैं और गरीब जनता के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। उस भ्रष्टाचार मुक्त शासन को हमने समाप्त किया है और भय मुक्त शासन, कंडेला कांड, मिर्चपुर कांड, महम कांड, इन सब कांडों से दूर हमने एक नई रीति नीति भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में स्थापित की है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, इस बात को अब तो लेकर के नॉन स्टॉप हरियाणा हरियाणा प्रदेश की जनता नारा दे दिया है सीएम साहब ने। इसीलिए नॉन स्टॉप कह रहे हैं कि एक बार सरकार, दूसरी बार सरकार, तीसरी बार सरकार, केंद्र में तीसरी बार सरकार, तो नॉन स्टॉप हरियाणा तो होना ही चाहिए कि हरियाणा भी ना रुके। देश की जनता भाजपा के साथ है, देश की जनता ने भाजपा को आशीर्वाद देकर के लगातार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ, जैसे मैं करनाल की बात करूं तो करनाल में जनता के बीच के नारा आ गया है, करनाल की पसंद जगमोहन आनंद। तो इस प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर नारे हर विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं। नायाब जी के लिए कहने लगे कि लाडवा का लाडला नायाब, तो बड़े सुंदर सुंदर मुहावरे जनता गढ़ के दे रही है। हमें पूरा आशीर्वाद है, ये प्यार और स्नेह जो मिल रहा है वोट के रूप में भी तब्दील होकर के निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार बनाने में सहयोग करेगा। हम देख रहे हैं कि लगातार जो चुनावी रैलियां बीजेपी की हो रही है, तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी उनमें एक ही बात कर रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दिया जा रहा है। और हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे लाडवा में, तो उन्होंने भी यही बात कही है। तो ये पर्ची और खर्ची का क्या खेल है? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 10 साल का ही कांग्रेस के शासन का उदाहरण ले लें, उससे लंबा ना जाए। 10 साल में कांग्रेस ने लगभग 64,000 नौकरियां दी थी, 87-88 हजार के करीब थी। 22,000 नौकरियां ऐसी थी जिन पे माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, उसमें गड़बड़, उसमें घोटाला पाया गया, उनको निरस्त कर दिया। लगभग 64,000 नौकरियां थी। 64,000 नौकरियों में कई बार ऐसा भी हुआ कि 19-20 पद इंस्पेक्टर के भर्ती हुए, उसमें से 2 जिलों में 11 जिले, 11 तो लोग 2 ही जिलों के थे। अपने लोगों को नौकरी देने का, या तो सीधा सीधा कोई मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ रिश्तेदारी, या भाई अपना हो, या फिर मोटे पैसे ले लो, उसके साथ नौकरी मिलती थी। हमने इन 10 सालों में लगभग 1,42,000 नौकरियां देने का काम किया। एक भी हरियाणा का जो व्यक्ति, जो बेटी या जो बेटा नौकरी में नियुक्त हुआ है, कोई कह के देखिए कि मुझे किसी का चक्कर काटना पड़ा, मैंने किसी को टेलीफोन किया हो, किसी के दरवाजे पे गया हूं, किसी की सिफारिश लगी हो, पैसा तो दूर की बात है। एक माहौल बना है युवाओं में कि अगर ऐसी सरकार रहेगी तो ही भविष्य में मेहनत करने का फल मिलेगा, पढ़ाई करने का फल मिलेगा, नौकरी तभी मिलेगी। और ये यहाँ का नहीं, मैं तो पिछले राजस्थान के चुनाव में भी गया, उससे पहले उत्तराखंड के चुनाव में गया, उसके पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में गया। 3 प्रदेशों के चुनाव में ऐसी ही जिम्मेदारी के साथ काम किया। वहां की जनता ने खुद हमें कहा, वहां के लोगों ने खुद हमें कहा कि जिस प्रकार से आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, उस समय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, कि जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है, उदाहरण है हरियाणा की राजनीति में। तो ऐसा शुचिता का वातावरण हमने पहली बार देखा है राजनीति में, किसी प्रदेश में आज तक हो नहीं पाया था। बहुत बड़ी जियाल आस साहब, राजनीति में हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि नायब सैनी से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, करनाल से अब सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी विरोध हुआ है, उनसे भी लोग नाराज दिख रहे थे। और आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो कुछ कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी भी हैं, अगर हम जगाधरी जमुनानगर की बात करें, अम्बाला की बात करें, कई जगह पर नाराजगी देखी जाती है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनाव में नुकसान भी हो सकता है बीजेपी को, कैसे? नहीं रोशन जी, ऐसा नहीं है। जहां पर हमने देखा है कि विरोध की बात कहीं उभरी है, तो वो उन लोगों के बीच में आप जो भी उभरी है जो टिकट मांग रहे थे। टिकट मांग रहे थे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ताओं की आज एक बड़ी लंबी लिस्ट है, फेरिस्त है, 10-12 से भी ज्यादा भी है कई जगह, तो जो टिकट लेने के काबिल भी हैं, चुनाव लड़ने के काबिल भी हैं, नेतृत्व देने के काबिल भी हैं। लेकिन स्वाभाविक बात है, 10 लोग 15 लोग मांग रहे हैं टिकट, तो एक विधानसभा में एक ही व्यक्ति को मिलना है। अब उसमें से कोई थोड़ा सा मन का इतना मजबूत नहीं होता, थोड़ा सा अगर कम लक्ष्य थोड़ा सा जाता है, उसको लगता है कि यार शायद जीवन भर का मेरा जो आगे का लक्ष्य था वो समाप्त हो गया।
जबकि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि कौन विधायक बन जाएगा, कौन कब मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई नहीं जानता। असली में अगर नहीं, भाग्य और ये असली में तो भी कर्म की देखने को भाषा मिला है जानता कि है तो कई भाजपा मौजूदा जानती है। मंत्री हैं, जो मौजूदा मंत्री हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनके टिकट कटे हैं, कई नए चेहरों को भी मौका मिला है। और अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र सांसद हैं नवीन जिंदल जी, उनकी माता जी हैं सावित्री जिंदल, उन्होंने बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की, नामांकन भी किया हिसार से। नहीं, स्वाभाविक है, दिखने को मिल रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि जो मन से पक्का और मजबूत कार्य करता है, जो मन से, दो चीजें हैं, भाजपा में कौन आया इससे अंतर नहीं पड़ता, किसके अंदर भाजपा आई है जी इससे थोड़ा सा अंतर होता है। आप मेरी बात समझ गए। भाजपा में आना आसान है, लेकिन अपने अंदर भाजपा को लाना, उसको समझना, उसको सम्माना, ये थोड़ा सा कठिन है। जिस दिन जो कार्यकर्ता बाहर से भी आता है, अंदर भाजपा आ जाएगी तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता का तभी सफल माना जाएगा कि भाजपा में आने भर से नहीं होता है। अपने अंदर भाजपा को लाने में और उसको प्रशिक्षित होने में थोड़ा समय लगता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसे लोग जिनका मन थोड़ा भ्रमित हो जाता है, थोड़ा मन कमजोर रहता है, तो डामाडोल हो जाता है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, इतना बड़ा कैडर बेस्ड पार्टी है, अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता है। बहुत जी मजबूत कैडर है। एक एक कार्यकर्ता जो है, 20-20 कार्यकर्ताओं को संभालने वाला कार्यकर्ता है, बूथ के लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं, बूथ के लेवल पे कह रहा हूँ कि 20-20 कार्यकर्ताओं को संभालने वाला कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ खड़ा है। एक व्यक्ति के जाने से भाजपा को अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। व्यक्ति के जाने से अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि संगठन वही का वही रहता है। पार्टी जी में आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक व्यक्ति गया तो उसके बाद भाजपा के नेतृत्व का संगठन चला गया ना। व्यक्ति जाता है, मन डामाडोल हो जाता है, कोई चला भी गया, जी कोई अंतर इतना विशेष नहीं पड़ता। प्रयास फिर भी रहेगा कि बाएं बैठे बात करें, भाई से बात करें, बहन से बात करें, जो भी है, कि भाई आपको लग रहा है सरकार बनने के बाद भी खाली विधायक ही नहीं, अगर सेवा करना लक्ष्य है तो संगठन के माध्यम से भी सेवा हो सकती है, सरकार के माध्यम से भी सेवा हो सकती है, और निजी माध्यम से भी हो सकती है। अगर आप लक्ष्य सेवा करना है तो फिर टिकट की तरफ मत सोचिए, और अगर टिकट लक्ष्य है तो भाई दरवाजे खुले हैं, वापिस आ जाइए तो भी, और सामने से लड़ लेंगे तो भी कोई दुश्मनी की बात तो है नहीं है। जी आपस में चुनाव लड़ लेंगे, महीने भर तो परिणाम आ जाएगा, और सब भाजपा जब जीतेगी, सरकार बनेगी, तो यही लोग फिर हमारे साथ बैठेंगे और हम इनका सहयोग लेंगे और इनको सहयोग देंगे भी, निश्चित रूप से, अपने ही भाई है। जी। अगर जियाल साहब हम बात करें नायब सैनी साहब की, क्योंकि मुख्यमंत्री है, 5 महीने का वक्त कुल मिला है, इन 5 महीनों में कितना आकर्षित ये हरियाणा की जनता कर पाए हैं? क्योंकि बड़ी चुनौती है, बहुत कम समय मिलना है एक मुख्यमंत्री के लिए और 5 जनता को महीने पहले तो तो चुनावी रोशन जी मैदान में 5 आने महीने की बात निभाने के लिए। रोशन जी 5 महीने पहले तो नियुक्ति हुई थी। काम करने का कितने समय मिला माननीय नायब जी को, आप देखिए, लगभग 170-75 दिन मिले होंगे। जी तो 3 है ना, इतने दिन मिले, और 5 महीने कहें तो वो ज्यादा हो जाते हैं। 55-56 170-75 में से मुश्किल से अब 70 दिन हुए होंगे काम करते करते, जो काम करने का समय मिला, और फिर आचार संहिता तुरंत लगी। 56-58 दिन कुल मिल करके उनको समय मिला। 56-58 दिन में 126 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे गरीब माताओं बहनों को गैस का तो लगता था कि थोड़ा महंगा हो रहा है, उनको 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाना, और 500 रुपए से ऊपर की जो कीमत है वो हरियाणा सरकार वहन करने जा रही जी है। ऐसे ही किसानों को 2,000 रुपए जो मुआवजा था खराबे के कारण फसल के, वो जैसे अनाउंस हुआ था लगभग 550 करोड़ रुपए के आसपास धनराशि उनके निजी खातों में तुरंत भेज दी गई थी। आचार संहिता लगी, बाकी रुक गई। जैसे आचार संहिता हटेगी, सरकार बनने जा रही है, वो भी भेजेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण कई निर्णय ले लिए गए थे जो कि आम जनता को प्रभावित करने वाले निर्णय थे। जैसे सरपंचों की ग्रांट 21 लाख तक बढ़ा करके उनका खर्च का जो एक रेंज थी, इतने तक का खर्च वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, उनको ग्रांट दी जाएगी। ये बड़ा बड़ा निर्णय ये भी सामने आया है। और भी बहुत ऐसे निर्णय हैं जो जनता के पक्ष में किए हैं, और आम जनता ये बात मानती है कि नायब जी का जिस प्रकार का मीठा और मधुर स्वभाव है, कमाल की बात है उस आदमी का। मैं तो प्रणाम करता हूँ उनके स्वभाव को। आज भी इंद्री में उनकी एक रैली थी, कार्यक्रम था, और वो जैसे ही गाड़ी से उतरे तो लोग नमस्ते करने के लिए लाइन में बहुत लोग खड़े थे। एक जी गरीब, मतलब बहुत गरीब व्यक्ति, जिसको गरीब कह सकते हैं, गरीब की परिभाषा परिभाषा सिर्फ इस बात से कि उसके शरीर से, कपड़ों से, रहन सहन से दिखाता थी, उसने अपनी पगड़ी उतार करके आगे की, नायब जी ने उनकी पगड़ी अपने सिर पे रखी, और अब वही पगड़ी उतार करके फिर उसी बंधु, उसी भाई के सिर पर रख दी। इतना सरल, इतना मृदुल स्वभाव। मैं तो नायब जी के मुंह पे भी कई बार कह चुका हूँ कि
उनके स्वभाव को लेकर के कि इस अदा पे कौन न मर जाए खुदा। अरे लड़ते हैं, हाथों में तलवार भी नहीं, मुस्कान के साथ लड़ाई लड़ते हैं, तलवार से लड़ाई नहीं लड़ते, अपने नहीं नहीं, स्वभाव ये से तो मीठा नायब सैनिक स्वभाव जी की कई बार बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, हम लोग है। यहाँ जी से खबरें जो बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी सादगी जितनी उनके लिए फायदेमंद होगी, लेकिन उतना ही कठिन उनके लिए जो कम समय कार्य करने का मिला है मुख्यमंत्री के रूप में, वो नहीं, कोई बड़ी बात नहीं चुनौती है। है। देखिए देखिए, उनका काम करने का कोई नया बात नहीं है। जब वो हरियाणा सरकार में मंत्री रहे तब भी वो अपने काम को प्रामाणिकता के साथ उन्होंने किया है, और वो जब सांसद रहे हैं कुरुक्षेत्र से, तब भी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में प्रामाणिकता के साथ काम किया है। उनकी काम करने की क्षमता, शक्ति और प्रबुद्धता को कोई भी व्यक्ति उसमें डाउट या शंका या नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रमाणित कर चुके हैं स्वयं को। वह जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 56-58 दिन में जो काम किया है, वो सांसद और हरियाणा के मंत्री के रूप से भी बड़ा काम वो प्रस्तुत कर चुके हैं। अभी उनका कहना भी होता है, हर जगह कहते हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी शुरू होनी है, इसके बाद लंबा शो चलेगा पूरा 3 घंटे वाला, तब पूरी पिक्चर प्रदेश के सामने आएगी कि उनके माइंड में क्या विजन है हरियाणा के लिए, गरीब जनता के लिए, आम व्यक्ति के लिए, क्या क्या उनके मन में भाव है, क्या क्या योजनाएं हैं आने वाली सरकार। और अभी हमारा जो संकल्प पत्र आ रहा है, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, उसमें हमारा जी। विजन स्पष्ट दिखेगा। अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा में कई सारे बड़े शहर ऐसे हैं, चाहे उसमें गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, पानीपत हो, यमुनानगर भी इसी में हो गया, हिसार हो, औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं। तो ऐसे में उद्योग को लेकर के क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, उद्यमियों को भी इस चुनाव में अपने मतदान के लिए हिस्सेदारी करने का मौका देंगे? देखिए, उद्यमियों को जो हमने एक अफसरशाही से मुक्ति दिलाने का काम किया, हरियाणा प्रदेश का उद्योगपति उसके लिए सरकार की सराहना करता है। पहले एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, दिन में एक, दूसरा एक आते थे, इंस्पेक्टर राज था। कांग्रेस के समय में वही तो भ्रष्टाचार का एक तरीका था कि किसान को किस तरीके से लूटे, व्यापारी को किस तरीके से लूटे, उद्योगपति को किस तरीके से लूटे। इतने लंबे फेहरिस्त होती थी कामों की कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करोगे तो चिमनी से धुआं निकलने देंगे। दूसरे व्यक्ति को कि वो चाहे चिमनी का धुआं नहीं निकाल रहा था, व्यापारी था, दुकान चला रहा था, आपके पास ये लिस्ट लगी होनी चाहिए, ऐसा बोर्ड लगा होना चाहिए, ऐसा सैंपल दिन में 4 बार चेक होगा। इस प्रकार की यातनाएं एक प्रकार से दी जाती थी, ताकि यातना सह करके वो व्यक्ति 4 दिन बाद दफ्तर में आए और झोली लेकर फैला करके बोले, थैली लेकर के आए कि साहब आदेश करो, क्या करना है। इस प्रकार का राज था, इंस्पेक्टर का राज था, दबाव की राजनीति चलती थी, और वो एक प्रकार से उनका शोषण करते थे। हमने उनको इस चीज से मुक्त कर दिया। अगर कोई काम करना है तो ऑनलाइन है, आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, अपने दफ्तर में बैठ करके भरिए। कोई उसमें कमी है, क्वेरी है, तो वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी या आपकी ईमेल पे आ जाएगी। उसके द्वारा उसको आप रेक्टिफाई कर दीजिए, दुरुस्त कर दीजिए, और आपका जो भी कंप्लीशन है वो ऑनलाइन आपको अपने दफ्तर में आपका सर्टिफिकेट, आपका जो भी आपने डिमांड किया वो आएगा। सबसे बड़ा जो प्रसन्नता का काम व्यापारी वर्ग को रहा है, उद्योगपति को रहा है, वो ये रहा। एक टैक्सेशन का सिस्टम, 10 टैक्स नहीं है, एक टैक्स का सिस्टम। उससे क्या हो गया, एक जगह फॉर्म भरिए, आपके सारे टैक्स पूरे हो गए। पहले अदरवाइज क्या होता था, एक विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग, विभागों की लाइन लगी रहती थी, और व्यापारी पैसे गिनता था, क्या अब उसकी तारीख आ गई, इस तारीख को उसको देना, अगले हफ्ता वसूली का काम जो है तो इस सरकारी बार के विभाग चुनाव के में परिवारवाद अधिकारी जो कितना है। देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस अक्सर, आपने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने बेटे को, दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव मैदान में उतार देते थे, ऐसे ही जेजेपी में रहा है, ऐसे ही इनेलो में रहा है। तो इस बार कोई परिवारवाद के कितना देखते हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, परिवारवाद मैं व्यक्तिगत रूप से देखूं तो मैं इतना सीरियसली इसको तब लेता हूं जब एक ही परिवारवाद का मतलब, अगर 20 परिवारों के लोग हैं, 50 परिवारों के लोग हैं, अलग अलग विधानसभाओं में, एक परिवार के साथ अगर कोई एक व्यक्ति जुड़ भी गया और वो राजनीति में सक्रिय है, तो निश्चित रूप से बेटे के साथ उस बेटे को भी लगता है कि यार मैंने इतना समय राजनीति में दे दिया और मैं स्थापित राजनीतिज्ञ हो गया हूं। एक तो ये विषय आता है, और दूसरा विषय ये कि मैं ही या मेरा ही बेटा, और कोई व्यक्ति नहीं, और कोई समाज नहीं, मेरा ही समाज, मेरी ही जाति, मेरा ही वर्ग और मेरा ही परिवार। यानी कि जाति भी मेरी, वर्ग भी मेरा, परिवार भी मेरा। मुख्यमंत्री भी मैं ही, प्रधानमंत्री भी मैं ही बनना चाहूंगा। अगर देश में कहीं मौका मिल जाए तो मेरा ही वर्ग बनेगा, मेरा ही बेटा बनेगा, मैं ही बनूंगा।
इस राजनीति से, इसी को बोलते हैं वंशवाद, इसी को बोलते हैं परिवारवाद। भारत जो है परिवारवाद से ज्यादा वंशवाद से ग्रसित हो चुका है। केंद्र में भी वही वंशवाद चल रहा है, गांधी वंश। नाम पता नहीं कहां से गांधी पड़ गया, हमें तो ये भी समझ नहीं आता है कि महात्मा गांधी जी का नाम नेहरू जी के साथ कैसे जुड़ गया, फिरोज जी के साथ कैसे जुड़ गया, और चला रहा है, एक ही वंश है। अब हरियाणा में भी वही हो रहा है, वंशवाद, हुड्डा वंश। अब या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। अरे भाई, आपके साथ अशोक तंवर जी भी थे, बराबर के कद्दावर नेता थे, अनुसूचित वर्ग से आते थे। बहन शैलजा जी की मैं प्रशंसा भी करता हूँ कई बार कि इतनी जुझारू नेता है वो। अरे उन्होंने इतना काम किया है, केंद्र में मंत्री रहने के साथ स्वयं को उन्होंने साबित भी किया कि वो योग्य ये रणनीतिकार भी है। वो भी क्योंकि अनुसूचित वर्ग से आते हैं, आप प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे, ओबीसी वर्ग को नहीं देंगे। हाँ, बोलेंगे जरूर कि हमने हरिजनों के लिए ये किया, हमने पिछड़ा वर्ग के लिए किया। अरे प्रतिनिधित्व तो देकर के भी तो देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं। समाज वर्ग को क्या देना, किसी और परिवार को नहीं, सिर्फ हुड्डा परिवार को चाहिए और उधर गांधी परिवार को चाहिए। इस बात की राजनीति पूरा प्रदेश समझ रहा है। और कांग्रेस में फूट का, कांग्रेस में बहस का, कांग्रेस में सिर फुटबॉल का कारण भी यही है कि एक वंश, एक परिवार ये चाहता है कि पूरा हरियाणा हम गिरवी करके अपने पास रखें और पूरे हरियाणा की जनता को अपने लट के नीचे दबा के रखें। ऐसा संभव नहीं है भाई साहब, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये। इस लोकतंत्र लेकिन की इस बार के परिभाषा को चुनाव में समझ नहीं कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को लुभाने के लिए पहलवान हैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, उन लोगों पाते। को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वो कितना असर दिखा पाएंगे युवाओं को लेकर के, क्योंकि युवाओं को लुभाने का प्रयास किया गया है। युवाओं को अवसर देना जरूरी है। युवा इस देश का भविष्य, हर राजनीतिक दल को देना चाहिए, महिलाओं को भी देना चाहिए, प्रतिनिधित्व युवाओं को भी देना चाहिए, अनुभवी लोगों को भी देना चाहिए। लेकिन बात वो आ जाती है कि आप कौन से युवा को दे रहे हैं, उस युवा को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बना करके दे रहे हैं। कौन सा कार्ड खेल रहे हैं, जनता समझती है कि कौन सा कार्ड खेल रहे हो आप। किस बेटी को, किस भाई को, किस युवा को टिकट दे रहे हो, आप कौन सा कार्ड खेलना चाह रहे हो, जनता समझ रही है। कौन से वर्ग को दे रहे हो, किस व्यक्ति को दे रहे हो, किस व्यक्ति के परिवार को दे रहे हो। बात तो वही आ जाती है। मैं शब्दों में नहीं कहना चाहूंगा कि जाति सूचक बात को जाति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन दिख तो रहा है ना, कर तो आप वही रहे। जो मुझे दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, वो प्रदेश की जनता को दिख रहा है। यानी कि किसी युवा को, वो राजनीतिक युवा नहीं है, वो खेल के क्षेत्र से है, वो किसी और क्षेत्र से है, वो औद्योगिक क्षेत्र से है, वो शिक्षा के क्षेत्र से है, उसको राजनीति में ला करके, बरगला करके आप क्या करना चाह रहे हो। आप राजनीतिक द्वंद्व फैलाना चाह रहे हो। जी जुआल जुआल साहब, अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कहा है कि जाट बहुल्य क्षेत्र यानी जाट लैंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, यानी हार का सामना करना पड़ेगा। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जाट कार्ड वहां पर खेलने का काम कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर के बात चलते हैं। जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हुड्डा साहब ने ये कहा कि जाट लैंड में या जाट बहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, तो ये उनकी सोच है। हमने तो जाट भाइयों को भी, अपने जो हमारे साथ कार्यकर्ता है, आप बहुत टिकट दिए, आप टिकट उठा करके देख लीजिए, विश्लेषण करके देखिए। हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि अगर जाट को कहने को वो कहें कि जाट हमें वोट नहीं देगा तो हम प्रत्याशी क्यों उतार रहे हैं। हमें तो पूरा विश्वास है कि जाट भी हमारे साथ है, क्योंकि हम मानते हैं कि जाट जो है वो बेसिकली किसान वर्ग, बड़ा बड़ा वर्ग किसान का कहे तो जाटों में है, और किसानों के लिए हमने इतना काम किया है। तो हम उनके साथ जब बैठते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि साहब बताइए कमी कहाँ है, तो वो कहते हैं नहीं कमी तो नहीं। जब हम कहते हैं कि तुलना कीजिए, तो हम तो किसान भाइयों को बोलते हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को जाट नेता कहते हैं, किसान पुत्र कहते हैं, धरती पुत्र कहते हैं, तो 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस ने एक आयोग बिठाया था, रिपोर्ट आ गई, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 6 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनी। उस समिति के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बने। 2014 तक, 8 साल तक सरकार रही, रद्दी के टोकरी में वो रिपोर्ट फेंक दी, लागू नहीं की। तो धोखा किसने किया किसानों के साथ? कांग्रेस ने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। और जाट समाज के अगर कहते हैं तो जाट ही अगर ज्यादा किसान है, तो जाट को भी आपने धोखा दिया, किसान को भी आपने धोखा दिया, इस देश की जनता को आपने धोखा दिया और रिपोर्ट लागू नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री जी जब आए, हमने स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट किया। आज हम गर्व से कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश
पूरे देश में ऐसा प्रदेश है 24 की 24 फसलों में एमएसपी दे रहे हैं, गारंटी के साथ दे रहे हैं। और जहां एमएसपी नहीं है फल के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में, वहां पे भावांतर योजना के माध्यम से हमने दे दिया है। ये नहीं कहा कि देंगे, 12,500 करोड़ रुपए का अनुदान कहें, प्रोत्साहन कहें, उनको नुकसान की भरपाई कहें, मुआवजा कहें, फसल बीमा माध्यम से और फसल के मुआवजे के माध्यम से सारा 12,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाया है। बोला नहीं है 2-2, 5-5 रुपए के चेक देने वाले आज हमसे ये पूछेंगे कि किसानों के लिए क्या किया। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए साहब। ये जाल साहब, चलते चलते आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जीत का दावा कर रही है? देखिए, गिनती के नाम से कहें तो अभी वो आकलन नहीं हुआ है कि कितनी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें और क्लियर होते चले जाएंगे और जनता का जितना रुझान और बढ़ता जा रहा है उससे तो ये हमें अंदाज भी नहीं रहेगा कि कितने बड़े बहुमत से जीतने वाले। बहुमत निश्चित रूप से है, लेकिन कितना बड़ा बहुमत मिलेगा, कितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, निश्चित रूप से जो 47 हमने पहली बार जीती थी उससे बहुत आगे जाकर के इस बार भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयाल साहब आपका न्यूज़ 14 टुडे से अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत तो धन्यवाद। आपने सुना और देखा कि ये हरियाणा की राजनीति के हरियाणा में क्या माहौल है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, उनको कुल 54 दिनों का समय कार्य करने के लिए मिला है। बावजूद उसके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।